देखिए शुरू करेंगे आज हमारा ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अध्याय इसका 34। ये संपत्ति के व्यय से संबंधित है, लगभग लास्ट ही है, थोड़ा सा बचा है और आपका सेक्शन 451 451 सेक्शन 451 जो है ये आपका है। कुछ मामलों में विचारण लंबित रहने तक संपत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश। ये कह रहा है कि विचारण जब तक लंबित रहता है उस समय तक संपत्ति की जो है कस्टडी वगैरह अभिरक्षा है और उसका व्ययन वगैरह है कैसे किया जाएगा, डिस्पोजल वगैरह जो है संपत्ति का कैसे किया जाएगा। ये कहता है जब कोई संपत्ति किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी जांच विचारण के दौरान पेश की जाती है तब वह न्यायालय उस जांच या विचारण के समाप्त होने तक ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश जैसा वह ठीक समझे कर सकता है। और यदि वह संपत्ति शीघ्रतः या प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना आवश्यक समझीन है तो वह न्यायालय ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात जैसा वह ठीक समझे उसके विक्रय या उसका अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए आदेश कर सकता है। तो कोई खास बात नहीं लिखी, सीधा सीधा लिखा है कि जब भी कोई जांच विचारण या अन्वेषण के दौरान कोई संपत्ति किसी न्यायालय के समक्ष लाई जाती है तो उसके बारे में वो जैसा उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है। जैसा उचित समझे जैसा उचित समझे वैसा क्या कर सकता है, आदेश पारित कर सकता है, वैसा आदेश पारित कर सकता है। मतलब न्यायालय जैसा भी आदेश चाहे वैसा आदेश पारित कर सकता है उस संपत्ति के बारे में। दूसरा कहता है अगर कोई संपत्ति ऐसी है जो शीघ्र समाप्त होने वाली है, शीघ्र जो है समाप्त होने वाली है, ये तो आप जानते हैं अगर संपत्ति शीघ्र समाप्त होने वाली तो जैसा भी वो साक्ष्य वगैरह लेना चाहता है वैसा साक्ष्य लेने के बाद क्या कर सकता है, उस संपत्ति का विक्रय या अन्यथा व्ययन कर सकता है। तो उसके विक्रय वगैरह या अन्यथा व्ययन जैसा भी वो उचित समझे विक्रय या अन्यथा व्ययन कर सकता है। तो ये तो कॉमन बातें हैं, ये तो हर चीज में रहता है कि संपत्ति तो न्यायालय जैसा भी आदेश समझेगा उस संपत्ति के बारे में वैसा आदेश पारित कर सकता है। दूसरा अगर शीघ्र समाप्त होने वाली कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो जल्दी खराब हो जाती, तो फिर जब जल्दी खराब हो जाएंगी तो उनको रखने का औचित्य है नहीं, तो उनका क्या कर सकता है, विक्रय कर सकता है या अन्यथा कोई व्ययन कर सकता है जैसा वो इस उचित समझे। स्पष्टीकरण लिखा है कि संपत्ति का अर्थ लिखा है संपत्ति में निम्नलिखित शामिल है। तो इसमें लिखा है किसी भी किस्म की संपत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है जो उसकी अभिरक्षा में। तो कह रहा है संपत्ति में सभी संपत्ति आती है, कोई भी दस्तावेज वगैरह भी आते हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी संपत्ति आती है जो न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है। दूसरा कहता है कोई भी संपत्ति जिसके बाद में कोई अपराध किया है प्रतीत होती है जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई प्रतीत होती है। तो ऐसी कोई संपत्ति जिसके विरुद्ध या जिसके द्वारा अपराध किया जाता है और वो न्यायालय के समक्ष लाई जाती है वो भी संपत्ति की परिभाषा में आती है। तो स्पष्टीकरण था ये। अब देखिए इसका दूसरा क्लॉज क्या कहता है, ये पहला था, अब दूसरा देखिए दूसरा क्या कहता है। सॉरी दूसरा नहीं है इसमें, धारा है एक ही था इसमें, दूसरा नहीं है। 451 के बाद जो है आपका 452 है, सेक्शन 452, सेक्शन 452 है। ये कहता है विचारण की समाप्ति पर संपत्ति के व्ययन के लिए विशेष आदेश। अब ये कह रहा है विचारण की समाप्ति पर, यहाँ क्या था, यहाँ जांच विचारण और अन्वेषण की बात थी। अब ये कह रहा है कि जब विचारण समाप्त हो गया उसके बाद फिर वो जो संपत्ति बचती उसका क्या करेगा न्यायालय, विचारण की समाप्ति पर। तो विचारण की समाप्ति पर न्यायालय संपत्ति का क्या करेगा, यहाँ भी वही आदेश कर सकता है। देखिए पहला क्लॉज क्या कहता है, यहाँ थोड़ी परिस्थिति अलग बात, क्योंकि अब विचारण समाप्त हो चुका है तो संपत्ति का भी न्यायालय को फैसला करना पड़ेगा कि वही क्या होगा उसका। देखिए पहला कहता है जब किसी दंड न्यायालय में जांच या विचारण समाप्त हो जाता है तब न्यायालय उस संपत्ति या दस्तावेज को जो उसके समक्ष पेश की गई है उसकी अभिरक्षा में है अथवा उसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध करने में प्रयुक्त की गई है, नष्ट करने, अधिग्रहित करने या किसी अन्य व्यक्ति को परिधान करने
जो उस पर कब्जे का हकदार हो का दावा करता है या किसी अन्य प्रकार से उसका व्ययन करने के लिए आदेश दे सकता है। तो ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं। अब ये क्या कह रहा है भाई, क्या क्या आदेश दे सकता है न्यायालय? अगर मान लीजिए कोई ऐसी संपत्ति है जिसको नष्ट करना ही बेहतर है, नष्ट करने। अब मान लो कोई शराब पकड़ी गई है ना, शराब पकड़ी जाती है, मान लो कोई शराब पकड़ी जाती, तो अब न्यायालय उसका विक्रय थोड़ी करेगा, तो क्या करेगा, उसे नष्ट कर देगा। इस उदाहरण है, इस तरीके की कोई संपत्तियां होती तो उनको नष्ट करने का आदेश दे सकता है कि भाई अब इसको नष्ट किया जाए, समाप्त किया जाए, तो ऐसा कोई संपत्ति। दूसरा कहता है नष्ट करने, अधिहरत करने, अधिहरत मतलब जब्त करने, रत या इसको जब्त भी कहते हैं। तो कह सकता है कि भाई इसको जब्त कर लिया जाए, इसको अधिरत कर लिया जाए, है ना। दूसरा अगला है कहाँ के, या किसी ऐसे व्यक्ति को परिधान करने जो सब उसका कब्जे का हकदार। तो परिधान करने, परिधान मतलब कि आपकी संपत्ति थी, न्यायालय के समक्ष आई, अब मैटर निपट गया, मामला निपट गया है। मान लो आपकी कोई चीज चोरी हो गई, मान लो अब चोरी में न्यायालय के समक्ष जो चीज आई, अब न्यायालय ने पूरा मैटर जो है, पूरा मामला है, निपट गया है। उसके बाद जो संपत्ति, अब स्वाभाविक सी बात है, आपकी थी तो आपको सौंप दी जाएगी, परिधान कर दी जाएगी, तो उनको परिधान करने का भी आदेश दे सकता है। या किसी अन्य प्रकार से उसका व्ययन, या अन्य व्ययन कर सकता है, अन्य व्ययन मतलब जो भी समझे। तो क्या क्या कर सकता है न्यायालय, उसके नष्ट करने का आदेश दे सकता है, उसको जब्त करने का आदेश दे सकता है, उसका परिधान करने का आदेश दे सकता है, या उसका अन्य व्ययन जो वो समझे वैसा व्ययन उसका कर सकता है। तो ये कब कर सकता है, ये विचारण के बाद कर सकता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका दूसरा क्लॉज क्या कहता है। दूसरा कहता है किसी संपत्ति के कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को उस संपत्ति के परिधान के लिए उपधारा 1 के अधीन आदेश किसी शर्त के बिना या शर्त पर दिया जा सकता है कि वह न्यायालय को समाधानप्रद रूप से वह वचनबद्ध करते हुए प्रतिमों सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करे कि उपधारा 1 के अधीन किया गया आदेश अपील या पुनरीक्षण में उपांतरित या अपास्त कर दिया गया, तो वह उस संपत्ति को ऐसे न्यायालय को वापस कर देगा। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इस व्यक्ति की बात कह रहा है, परिधान वाले व्यक्ति की बात कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति संपत्ति का परिधान चाहता है, मतलब वो चाहता है कि उसकी संपत्ति है, वो अपना हक बताता है ना, टाइटल बताता है, हक बताता है, और वो कहता है कि उसको न्यायालय द्वारा उसकी वो संपत्ति लौटा दी जाए। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में कह रहा है इस क्लॉज दूसरा, कि ऐसे व्यक्ति से न्यायालय क्या कर सकता है, या तो उसको शर्त के साथ या शर्त के बिना, दोनों बातें हैं, शर्त के साथ या बिना। मतलब न्यायालय जब उसको संपत्ति सौंपता है तो उस पर शर्तें लगा भी सकता है, और चाहे तो बगैर शर्तों के भी उसको संपत्ति सौंप सकता है। दूसरा इसी में कहता है कि इस अगर इस सकता है, और यदि न्यायालय को ये लगता है कि भाई इससे बॉन्ड भरवा लेना चाहिए, तो उससे बंद पत्र भी भरवा सकता है। बंद पत्र किस बात का, बंद पत्र इस बात का कि जब मान लो मामला अपील में जाता है, अपील होती है उसकी, या पुनरीक्षण होता है, जैसी भी स्थिति हो, मान लो अपील होती है या पुनरीक्षण होता है, जैसी भी स्थिति हो किसी मामले में, तो मान लो अपील न्यायालय मामले को, अभी तो न्यायालय ने इनको परिधान कर दिया, सौंप दिया, मान लो अपील में अपील न्यायालय है जो मामले को क्या करता है, उलट देता है और कहता है कि नहीं, संपत्ति को जब्त करना चाहिए या किसी अन्य व्यक्ति को देना चाहिए, ऐसा कुछ भी फैसला वो सुनाता है, तो अब बंद पत्र इस बात के लिए गारंटी रहता है कि जब भी अपील या पुनरीक्षण न्यायालय का जो भी निर्णय होगा, उसके अनुसार अगर संपत्ति वापस चाहिए न्यायालय को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संपत्ति को लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। किसको, न्यायालय को लौटाना पड़ेगा। मान लो आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, जब्त हुई, अब न्यायालय ने फैसला सुना दिया, उसके बाद आप आए, आपने कहा कि ये आपकी है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाए, न्यायालय ने आपसे बॉन्ड भरवा के ये शर्त पर आपको दे दी कि भैया ठीक है, जैसे अपील, अब अपील न्यायालय ने निर्णय उलट दिया, अपील न्यायालय ने कहा कि भाई इनको लौटाने नहीं थी, वो तो जब्त करना है। अब जब्त करना है तो क्या होगा, इनको अब वो मोटरसाइकिल न्यायालय को लौटानी पड़ेगी, क्योंकि अपील न्यायालय ने क्या आदेश दे दिया कि जब्त करना है। तो ये उदाहरण है, इस तरीके का हो सकता है। तो इस तरीके से बॉन्ड भरवाया जा सकता है कि जब भी आपको लौटाया जाएगा, मतलब बुलाया जाएगा संपत्ति को वापस करने के लिए, तब भी आपको संपत्ति वापस करनी पड़ेगी। तीसरा कहता है, देखिए क्लॉज, उपधारा 1 के अधीन स्वयं आदेश देने के बदले सेशन न्यायाधीश संपत्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को परिदत्त किए जाने का निर्देश दे सकता है, जो उस संपत्ति के विषय में धारा 457, 458, 459 में उपबंधित रीति से कार्यवाही
करेगा। ये न्यायालय की अपनी प्रक्रिया के बारे में कह रहा है कि अगर ऐसे आदेश जो दिए गए हैं सेशन न्यायालय अगर स्वयं ना देना चाहे, सेशन सेशन न्यायालय क्या कर सकता है, सेशन न्यायालय स्वयं आदेश पारित ना करके, स्वयं कोई कार्रवाई ना करके किसको कर सकता है, मुख्य न्यायिक जो मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा। मतलब अगर सेशन न्यायालय को लगता है कि ये खुद नहीं करना चाहता है तो वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा भी ये जो जब्ती वगैरह वाली कार्रवाई है उनको करवा सकता है। और जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो आपका 457, 58 जो सेक्शन दे रखे हैं 59, इनके तहत क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। मोस्टली यही करता है ना, इसी पे रहता है, व्यवहारिकता में भी यही करता है। सेशन न्यायालय पे बहुत काम रहते हैं तो वो खुद नहीं करता तो इनको दे देता है, तो ये लोग ही करवाते हैं। आपकी जब्ती वगैरह हो गई तो सीजीएम के यहाँ से ही होता है। कोई मोटरसाइकिल भी जब्त पकड़ने, अगर आरटीओ वाले भी पकड़ लें आपकी वो जब्त हो जाती है तो फिर सीजीएम के यहाँ से आदेश पारित होता है, उसके बाद ही मिलती है। तो यही होता है। तो यहाँ सेशन न्यायालय, ऐसा नहीं कि सेशन न्यायालय को अधिकार था, सेशन न्यायालय को तो अधिकार है, वो करता है, लेकिन क्योंकि बहुत काम होते हैं तो वो सीजीएम को सौंप देता है, तो सीजीएम के द्वारा वो काम करे जा सकते हैं। तो ये स्वयं भी कर सकता है और चाहे तो सीजीएम को भी सौंप सकता है। चौथा देखिए, चौथा कहता है उस दशा के सिवाय जब संपत्ति पशुधन है या शीघ्रता और प्रकृत्या क्षयशील है, या जब उपधारा 1 के अनुसरण में बंधपत्र निष्पादित किया गया है, या उपधारा 1 के अधीन दिया गया आदेश 2 माह तक अथवा जहां अपील उपस्थित की गई है हो वहां जब तक उस अपील का निपटारा ना हो जाए कार्यान्वित ना किया जाएगा। ये एक शर्त जोड़ी गई है कि भैया ये जो आदेश दिया गया था ऊपर, ये ऊपर, तो इसमें लिखा है इस धारा में कैसा कोई संपत्ति पशुधन है, मान लीजिए कोई पशु वगैरह है या कोई ऐसी संपत्ति जो शीघ्रता समाप्त होने वाली है या उसके लिए बंद पत्र वगैरह भराया गया है, तो उपधारा 1 के अधीन दिया गया आदेश 2 माह तक तथा जहां अपील उपस्थित की गई है वहां जब तक अपील, तो 2 माह की अवधि तक, 2 माह तक। तो पहले तो ये कह रहा है या तो 2 माह तक या अपील की गई है तो अपील की अवधि निपटारे तक, अपील अगर किसी मामले में अपील की गई है तो अपील के निपटारे तक, के निपटारे तक क्या नहीं किया जाएगा, ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है 2 माह की अवधि तक या अपील उपस्थित की गई तो वहां जब तक अपील का निपटारा ना हो जाए कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि कार्यान्वित नहीं किया जाएगा मतलब संपत्ति जो आपकी है वो आपको लौटाई नहीं जाएगी। तो कुल मिला के 2 माह तक नहीं लौटाई जाएगी। अगर 2 माह, अगर किसी ने अपील वगैरह कर दी है तो जो आदेश वगैरह है वो कितने माह तक प्रवर्तन नहीं रहेगा, 2 माह तक। और अगर अपील कर दी गई तो अपील की अवधि तक वो उसको क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना, 2 माह, और 2 माह तो है ही है, और अगर अपील कर दी गई तो फिर अपील के निपटारे तक उसको क्रियान्वित नहीं किया जाएगा, आदेश को क्रियान्वित नहीं किया जाएगा। अब देखिए 5वां क्या कहता है, 5वां कहता है उस संपत्ति की दशा में जिसके बारे में अपराध किया गया प्रतीत होता है, इस धारा में संपत्ति पद के अंतर्गत न केवल ऐसी संपत्ति जो मूलतः किसी पक्षकार के कब्जे में या नियंत्रण में रह चुकी है, वरन ऐसी कोई संपत्ति जिसमें या जिसके द्वारा उस संपत्ति का संपरिवर्तन या अवनमन किया गया है, और ऐसे संपरिवर्तन या अवनमन से चाहे अभिवित रूप से चाहे अन्यथा वर्जित कोई भी चीज है। तो ये कह रहा है जित 5वां उन संपत्ति के बारे में कह रहा है जिनसे कोई अपराध किया गया है। तो कह रहा है केवल संपत्ति में वो संपत्ति शामिल नहीं जिनसे अपराध किया गया, बल्कि क्या कह रहा है उनका किसी भी प्रकार से क्या किया गया है, अपवर्जन वगैरह किया गया, केवल नियंत्रण कब्जे में नियंत्रण में थी। संपरिवर्तन या विनिमय, संपरिवर्तन मतलब आपने पहले उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई की संपत्ति कोई चोरी हो जाती है, अब चोरी हो जाती है उसके बाद मान लो कोई की गाड़ी चोरी हो गई, अब संपरिवर्तन मतलब उसका रूप परिवर्तन वगैरह कर दिया, गाड़ी चोरी कर ले गए, उसका पेंट वेंट निकाला, दूसरे कलर का पेंट कर दिया और बहुत सारी मतलब मॉडिफिकेशन कर दी, अब वो लगी नहीं रहेगी, तो वो कह रहा है वो संपत्ति भी आती है। ऐसा नहीं कि भैया केवल वही संपत्ति, जो संपत्ति चोरी हुई चाहे उसका रूप परिवर्तन कर दो आप, किसी भी प्रकार से उसका मॉडिफाइकेशन वगैरह कर दो, तो वो संपत्ति भी काय में आएगी, वो संपत्ति भी इसकी संपत्ति की परिभाषा में आएगी। जो ऐसी संपत्ति जिसके विरुद्ध कोई अपराध वगैरह किया गया है, भले ही आपने उसका रूप परिवर्तन कर दिया हो, तो वो संपत्ति भी इसकी परिभाषा में आएगी। अब देखिए
अब है आपका 453 सेक्शन। सेक्शन जो 453, अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को क्षमता, ये धन का संज्ञा है। निर्दोष क्रेता मतलब जिसको गलती से धन हो गया था तो उसको संज्ञा है। ये कहता है जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए जिसके अंतर्गत चोरी या चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करना अथवा चोरी या चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने की कोटि में आता है, दोष सिद्ध किया जाता है और यह साबित कर दिया जाता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने चुराई हुई संपत्ति को यह जाने बिना या अपने पास यह विश्वास करने का कारण हुए बिना कि वह चुराई हुई है उससे क्रय किया है। सिद्ध दोष व्यक्ति की गिरफ्तारी पर उसके कब्जे में से कोई धन निकाला गया था, तब न्यायालय ऐसे क्रेता के आवेदन पर और चुराई हुई संपत्ति को कब्जा रखने के हकदार व्यक्ति को उस संपत्ति के वापस कर दिए जाने पर आदेश दे सकता है कि ऐसे क्रेता द्वारा दिए गए मूल्य से अनधिक राशि ऐसे धन से उसे प्रदान की जाए। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है चोरी के माल खरीदने वाली बात कह रहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति जानबूझ के नहीं खरीदे, देखिए जानबूझ के खरीदना तो अपराध होता है। अगर आप जानते कि जो चोरी का माल है और आप खरीद लेते तो आप बराबर के दोषी हो चोरी का माल खरीदने के लिए। लेकिन ये कह रहा है कोई सद्भाविक क्रेता है ना, गुड फेथ में, मतलब उसको नहीं पता था कि जो चोरी का माल है, उसने तो भैया अच्छा जान परख के खरीद लिया, उसने वो माल खरीदा, बाद में पता पड़ा कि जो चोरी का है। तो ये तो आप जानते हैं कि अब चोरी का है, बाद में पता पड़ा चोरी का है, तो जिसकी संपत्ति उसको तो लौटानी पड़ेगी, वो चोर तो जेल में जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा अगर आपने सद्भावना पूर्वक खरीदा था, आपका कोई दुराशय नहीं था और आपको पता भी नहीं था कि ये चोरी का माल है और आपने गलती से खरीद लिया, तो ये कह रहा है कि भाई उसका जो संपत्ति वो तो उसको ही वापस, जो भी उसका मालिक है उसको संपत्ति तो वापस करनी ही पड़ेगी। यहाँ उसके हितों की बात कह रहा है कि अब जब संपत्ति वापस की है तो मान लीजिए ए ने चोरी की थी, बी को माल बेचो और सी की जो है आपकी संपत्ति है, तो सी को तो वापस करनी पड़ेगी संपत्ति। अब ये कह रहा है बी की बात कि भाई जो बी ने जो स्वाभाविक रूप से जो पैसे वगैरह दिए थे, किसको दिए होंगे, ए को दिए होंगे ना, ए ने चोरी की है, तो ये कह रहा है अगर उसने स्वाभाविक रूप से जिसमें लिखा है दे सकता है तो ऐसा क्रेता द्वारा दी गई मूल्य से अनधिक राशि ऐसे धन में उसे प्रदत्त की जाए। तो इसमें वो धन जो उसने दिया था, जो पैसे उसने दिए थे उसको देने का आदेश दिया जा सकता है कि भैया जो भी आपने पैसे दिए हैं ए को, इसको दिलाए जा सकते हैं। किसको दिलाए जाते हैं, ये कब दिलाए जाएंगे, जब वो सद्भाविक क्रेता हो। ये पैसे की रकम उसे तभी दिलाई जाएगी जो सद्भाविक क्रेता हो और उसने जानबूझ करके ना खरीदा हो, गलती और भ्रम के अधीन खरीदा हो। और इसमें भी कोई आवश्यक नहीं कि न्यायालय दिलाए, हाँ दिला भी सकता है न्यायालय, अगर ठीक लगता है न्यायालय को और उसको लगता है कि भाई सद्भाविक क्रेता है तो इसकी रकम इसको दिलाई जा सकती है ना, तो इसी में से दिलाई जाएगी, इसी से वसूली जाएगी। किससे वसूली जाएगी, इससे के इससे, इसी से वसूली जाएगी। चोर जो है उसी से वसूली जाएगी और रकम इसको दिला दी जाएगी और वस्तु इसको दिला दी जाएगी। ठीक है, वस्तु इसकी है तो इसके पास आ जाएगी और रकम कौन है, बी की है तो बी को दिला दी जाएगी। वो तो आप जानते ही हैं कि चोर से दिलाई जाएगी, नहीं देगा तो उसके बदले में उसे सजा भी होती है ना। तो ये कह रहा है उसके बारे में। अब देखिए 354 क्या कहता है। 354 कहता है धारा 352 और 353 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील। अब ये अपीलों की बात कह रहा है, ये क्या है, अपील। जो ऊपर अपन ने पढ़ा है उन आदेशों की अपील, ऊपर वाले जो सेक्शन है 52 और 53, 453 और 452, उसके बारे में अपील। ये कहता है पहला कि धारा 452 या धारा 453 के अधीन किसी न्यायालय द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध अपील उस न्यायालय में कर सकता है जिसमें मामूली तौर पर पूर्व कथित न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं। तो यहाँ ये नहीं बताया कौन सा न्यायालय, सीधा सीधा ये कहा है कि अगर जो भी व्यक्ति दुखी है, ऊपर 452 के आदेश के अधीन, सेक्शन 452 के आदेश के अधीन अगर कोई व्यक्ति दुखी है, मतलब जो भी अपील कौन करता है, जो पीड़ित होता है, जिसको लगता है कि उसके अधिकारों का कोई क्या हुआ है, उसके अधिकारों का पालन नहीं हुआ है, जो दुखी होता है या उसे लगता है उचित उपचार नहीं दिया है नीचे न्यायालय ने, तो वो व्यक्ति अपील करता है। तो कह रहा है ऐसा ही व्यक्ति क्या कर सकता है, कहाँ अपील करेगा, उस न्यायालय में करेगा जहां साधारणतः अपील होती है। जिस न्यायालय ने आदेश दिया है उस न्यायालय की अपील जिस न्यायालय में भी होती है, उसी न्यायालय में ये क्या करेगा, उसकी अपील करेगा। तो जिस न्यायालय में इसीलिए लिखा है कि कोई भी न्यायालय हो सकता है ना, जो न्यायालय है उसकी जो भी अवर न्यायालय होगा, अवर न्यायालय में जो वरिष्ठ न्यायालय होता है उसमें ही अपील होती है।
तो उसका जो भी वरिष्ठ न्यायालय होगा जहां अपील साधारणतः होती है, उसी न्यायालय में ये क्या करेगा, व्यक्ति अपील कर सकता है। दूसरा कहता है, ऐसी अपील पर अपील न्यायालय यह निर्देश दे सकता है कि अपील का निपटारा होने तक आदेश रोक दिया जाए, या वह ऐसे आदेश को उपांतरित, परिवर्तित या रद्द कर सकता है, या कोई अतिरिक्त आदेश जो न्याय संगत हो कर सकता है। अब ये कह रहा है कि अपील न्यायालय क्या कर, ये तो आप जानते ही अपील न्यायालय क्या कर सकता है। अपील न्यायालय क्या करेगा, अपील न्यायालय ये कह सकता है कि जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उस आदेश को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, रोक लगा सकता है, रोक दिया जाए। काय को रोक दिया जाए, जो परिधान वगैरह कर रहा था निचला न्यायालय के, भाई दूसरे को संपत्ति सौंप रहा था, उससे कोई व्यक्ति दुखी है, उसने आप जाके अपील कर दी, तो न्यायालय स्टे लगा देगा, एक तरीके से स्टे है, रोक लगा देगा कि भैया जब तक अपील का निपटारा नहीं हो जाता उसको रोक दो अपने आदेश को, है ना। तो वरिष्ठ न्यायालय है तो वो तो निचले न्यायालय को आदेश कर ही सकता है, तो निचले न्यायालय पर रोक लगा सकता है, काहे कि वो संपत्ति परिधान वगैरह जो होना है या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना है उस पर रोक लगा देगा। दूसरा तो आप जानते हो क्या कर सकता है, फिर आदेशों को उपांतरित कर सकता है, उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है, कोई चीज घटा सकता है, कोई चीज बढ़ा सकता है, या अन्य कोई आदेश जैसा वो उपयुक्त समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है। अपील में अपील न्यायालय क्या कर सकता है, आदेश में परिवर्तन भी कर सकता है, उसमें क्या कर सकता है, परिवर्तन के साथ कोई चीज घटा सकता है, जोड़ सकता है, और अन्य कोई आदेश जैसा वो उपयुक्त समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या कहता है, किसी ऐसे मामले में जिसमें उपधारा 1 में निर्दिष्ट आदेश दिया गया है, निपटारा समय अपील पुष्टिकरण पुनरीक्षण न्यायालय भी उपधारा 2 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये तो आप जानते ही कि कह रहा है निपटारा करते समय अपील पुनरीक्षण न्यायालय भी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अपील न्यायालय को भी वो शक्तियां प्राप्त होती है जो नीचे न्यायालय को होती है, तो इन शक्तियों का प्रयोग अगर अपील न्यायालय करना चाहे तो उन शक्तियों का प्रयोग अपील न्यायालय के द्वारा भी किया जा सकता है। जो शक्तियों का प्रयोग निचला न्यायालय कर सकता है, मतलब अपील न्यायालय से जो भी न्यायालय नीचे होता है वो न्यायालय अपील न्यायालय की शक्तियों, अब निचला न्यायालय कर सकता है तो वो उन शक्तियों का प्रयोग अपील न्यायालय भी कर सकता है, क्योंकि वरिष्ठ न्यायालय, छोटा न्यायालय जो जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है उससे बड़ा न्यायालय उन शक्तियों का प्रयोग ऑटोमेटिकली कर सकता है, तो इसीलिए वही कॉलम लिखा है। अब देखिए 400 आपका 53 था, ये 54 था, 55 55 कहता है अपमान लेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट करना। ये कैसी सामग्री, अपमान लेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट करना। ये नष्ट करने के बारे में कह रहा है, अगर ऐसी कोई संपत्ति जिससे किसी का अपमान होता है, बात तो मान लो कोई मानहानि वाली बात है, कोई ऐसी प्रतियां हैं जो मानहानि की श्रेणी में आती हैं, या अन्य कोई संपत्ति अन्य चीज हो सकती है जो उस जिनसे किसी का अपमान होता है, या अन्य कोई सामग्री होती है, तो न्यायालय उनको क्या करेगा, उनको कोई दूसरों को प्रदान थोड़ी ना किया जाएगा। जैसे मान लो किसी पेपर में किसी के बारे में मानहानिकारक कथन सब छपे हैं, वो सारी प्रतियां जब्त हो जाती हैं, अब उनको क्या है, मान लो निर्णय हो गया तो ये थोड़ी ना कि न्यूज एजेंसी को लौटा देंगे, उसको नष्ट किया जाएगा, तो उसी के बारे में है ये उदाहरण है। कई चीजें हो सकती हैं अपमान वाली, कई चीजें, तो इसमें लिखा है पहला, भारतीय दंड संहिता की धारा 292 सेक्शन 200, ये अश्लील सामग्रियां हैं 292 में, 293 ये सब उसी से संबंधित हैं, 293 और आपका धारा 501 और 502, 501 और 502 वाली जो संपत्तियां हैं के अधीन दोष सिद्धि पर न्यायालय उस चीज की सब प्रतियों के जिसके बारे में दोष सिद्धि हुई है, जो न्यायालय की अभिरक्षा में है या सिद्ध दोष व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में है, नष्ट किए जाने का आदेश देगा। तो इस तरीके की जो भी संपत्ति, ये अश्लील सामग्रियां हैं सारी, तो इस तरीके की जो भी संपत्तियां वगैरह हैं जो या तो न्यायालय के कब्जे में होंगी या सिद्ध दोष व्यक्ति के कब्जे में होंगी, अगर उसे दोष सिद्ध कर दिया जाता है तो न्यायालय ऐसी संपत्तियों क्या करेगा, नष्ट करने का आदेश देगा। तो इसको लौटाई नहीं जाएंगी, इनको क्या करा जाएगा, नष्ट करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, चाहे वो न्यायालय के कब्जे में हो तो भी नष्ट की जाएंगी, अगर वो अभियुक्त के कब्जे में है तो उसको अभियुक्त के कब्जे से लेकर के उनको नष्ट किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है भारतीय दंड संहिता की धारा 272, 273, 274, 275 के अधीन दोष सिद्धि पर उस खाद्य पेय औषधि या भेषजीय निर्मिति के
जिसके बारे में दोष सिद्धि हुई है नष्ट किए जाने या उसी प्रकार का आदेश। ये कह रहा है और कैसी है जी, खाद्य वाली सामग्री वगैरह है जो जिनमें मिलावट वगैरह वाली संपत्ति है, तो ये खाद्य पदार्थ वाली संपत्ति है। खाद्य, वो खाद्य भी कैसा मिलावट वगैरह वाली है, इसमें दोष सिद्धि होती तो इसको भी संभाल के थोड़ी ना रखा जाएगा, इसको भी क्या करेगा न्यायालय, इसको भी नष्ट करने के आदेश दे सकता है। या तो कोई अपमान लेखनी वाली हो या फिर कोई खाद्य सामग्री हो जो मिलावट वाली चीज है, अगर इसमें दोष सिद्धि होती तो इन सब चीजों को क्या करा जाएगा, नष्ट किया जाएगा। तो खाद्य वाली संपत्ति वगैरह होती तो इन सबको। अब देखिए आपका सेक्शन 456, आपका सेक्शन 456 कहता है स्थावर संपत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति। ये कौन सी संपत्ति है, स्थावर संपत्ति, ये याद रखना, संपत्ति को लौटाने की बात कह रहा है कि स्थावर संपत्ति जो है लौटाने की बात। कौन सा है, 456। स्थावर मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थायी जो रहती है संपत्ति, जमीन वगैरह घर वगैरह, उसकी बात है। इनको लौटाने की या इनका कब्जा, तो स्थायी संपत्ति का कब्जा, तो स्थायी संपत्ति तो उठा के तो नहीं होती, उसका कब्जा ही लौटाया जाता है ना। स्थायी कोई संपत्ति, आपका घर है तो घर उठा के थोड़ी दे देंगे, तो घर का तो कब्जा ही लौटाया जाएगा। कोई दूसरे ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया है तो आपका कब्जा दिलाया जाएगा, तो कब्जे इसीलिए लिखा है स्थायी संपत्ति का कब्जा लौटाने की बात किसके में की गई, 456 में, ये याद रखेंगे आप। अब देखिए ये क्या कहता है, पहला क्लॉज इसका कहता है जब आपराधिक बल या बल प्रदर्शन या आपराधिक अभित्रास से युक्त किसी अपराध के किसी व्यक्ति द्वारा दोषित किया जाता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसे बल या बल प्रदर्शन या अभित्रास से कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किया गया है, तब वह न्यायालय ठीक समझे तो आदेश दे सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका उस संपत्ति पर कब्जा है, यदि आवश्यक हो तो बल द्वारा बेदखल करने के पश्चात उस व्यक्ति को उसका कब्जा लौटा दिया जाए। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई बल प्रदर्शन द्वारा या आपराधिक बल द्वारा किसी व्यक्ति को मतलब जबरन उसकी जो संपत्ति थी उससे हटाया गया और वो व्यक्ति क्या हो गया, उस संपत्ति में खुद काबिज हो गया है, और अगर ऐसा न्यायालय को लगता है तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को जो जबरन उसकी संपत्ति पे काबिज हो चुका है उसको बल प्रयोग करके यानी पुलिस बल के द्वारा क्या कराया जाए, उसकी संपत्ति से उसको हटाया जाए, मतलब कब्जा खाली कराया जाए। तो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है। परंतु लिखा है इसमें कि परंतु क्या कहता है, परंतु न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश दोष सिद्धि की तारीख से 1 माह के पश्चात नहीं दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, 1 माह के बाद, 1 माह के बाद न्यायालय ऐसा कोई आदेश नहीं देगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आपकी संपत्ति से बेकब्जा किया जाता है जबरन, अगर कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति से आपको हटाता है तो आपको 1 माह के भीतर न्यायालय के भीतर में क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, अन्यथा न्यायालय आपका कब्जा वापस नहीं दिलाएगा। तो ये भी याद रखना है कि अगर 1 माह के बाद आते हो आप रिलीफ करने तो फिर न्यायालय आपका कब्जा वापस नहीं दिलाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर तो बाद चलेगा, आप बाद करिए, बाद लड़ते रहिए, तो वो अलग प्रक्रिया है। तो फिर बाद होगा, फिर उसमें आपका जो है सिविल न्यायालय आपका डिसाइड करेगा, डिसाइड करने के बाद जो भी होगा वो फैसला होगा। तो फिलहाल तो ये है कि आपका अगर संपत्ति से बेकब्जा जबरन हटाया जाता है तो 1 महीने के भीतर आपको न्यायालय में आवेदन करना है। अब आता है दूसरा, जहां अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय ने उपधारा 1 के अधीन कोई आदेश नहीं दिया है, वहां अपील पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय यदि वह ठीक समझे तो यथास्थिति अपील निर्देश या पुनरीक्षण को निपटारा करते समय आदेश दे सकता है। ये तो आप जानते हैं कि अपील न्यायालय है या पुनरीक्षण न्यायालय है। मान लो निचले न्यायालय ने ऐसा आपका जो है कब्जा वापस नहीं दिलाया, उसने ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया कि भाई इनका कब्जा दिलाए। अब उस आदेश के खिलाफ, निचले न्यायालय के आदेश के खिलाफ आप अपील में चले गए या पुनरीक्षण में चले गए, और अपील और पुनरीक्षण न्यायालय को ऐसा लगता है कि नहीं आपका जो हक है वो ठीक है ना, आपको जबरन हटाया गया है, आपकी बात उसको ठीक लगती है, तो वो भी कब्जा वापस दिला सकता है। तो अपील पुनरीक्षण न्यायालय भी आपका कब्जा वापस दिला सकता है अगर उसको लगता है तो। निचला न्यायालय तो दिलाता ही है, लेकिन अगर निचले न्यायालय ने आपको आदेश नहीं दिया, मतलब आपका कब्जा वापस नहीं दिलाया, तो अपील में जब जाते हो आप तो अपील पुनरीक्षण न्यायालय को अगर ठीक लगता है, उचित लगता है, आपकी बात से वो सहमत है, तो वो आपके कब्जे को वापस दिला सकता है। अब देखिए जी तीसरा क्या कहता है,
तीसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन आदेश किया गया है, वहां धारा 454 के उपबंध उसके संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे 453 के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में लागू होते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर इस तरीके का कोई आदेश किया जाता है तो 400 धारा 454 के उपबंध वैसे ही लागू होंगे जैसे जो 453 में लागू होते हैं, जैसे ऊपर लागू होते हैं वैसे ही। तो ये कोई खास नहीं है। चौथा देखिए क्या कहता है। चौथा कहता है इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश ऐसी स्थावर संपत्ति पर किसी ऐसे अधिकार या उसके किसी हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा जिस पर कोई व्यक्ति सिविल वाद में सिद्ध करने में सफल होता है। अब ये क्या कह रहा है, हित की बात कह रहा है। ये देखिए हित, ये समझ में आई बात। ये कह रहा है कि यहाँ न्यायालय आपको कब्जा दिला रहा है और वो मान लो ए नाम के व्यक्ति ने जो है आपकी संपत्ति पर जबरन कब्जा किया, आपने बी, आप जो है न्यायालय में वाद ले आए। आप इसलिए वाद ले आए कि साहब इसने क्या किया है, हमारी जो संपत्ति है उस पर जबरन कब्जा किया है। तो यहाँ ये कह रहा है कि भैया यहाँ न्यायालय जो है, ये जो न्यायालय जो आपका 456 के तहत जो न्यायालय है वो आपका हित और टाइटल की बात नहीं करेगा। वो आपका जो है इस बात का निर्धारण नहीं करेगा कि आप मालिक हो कि नहीं हो मालिक, ठीक है, वो इस बात का निर्धारण नहीं करेगा। वो केवल इस बात का निर्धारण करेगा कि इसने आपको कब्जे से हटाया, और जो है आपको जो कब्जा हटाया गया है वो 1 माह पूर्व जो है आपको कब्जे से, इसमें लिखा ना, तो आपको जो है कब्जे से हटाया गया था। 1 माह के पश्चात नहीं करेगा, मतलब 1 माह पूर्व इसके भीतर आपको करना है ना। तो ये मान के चलेगा कि भैया इससे पहले, आपके पहले ये काबिज थे और आपने इनको हटाया, तो कुल मिला के वो कब्जा देखेगा कि इस ए से पहले कब्जा किसका था, बी का, बस इतना ही देखेगा, इससे ज्यादा नहीं देखेगा। वो ये नहीं देखेगा कि ये मालिक ए है कि मालिक बी है, वो ये नहीं देखेगा। वो केवल कब्जा देखेगा कि भैया अभी तो फिलहाल तो ए काबिज था, अब फिलहाल तो बी काबिज था, अब ए ने इसको हटा दिया, बस इतना देखेगा। अब बात आती है टाइटल की, तो उसके लिए फिर आपको सिविल सूट करना पड़ेगा। अब जी मान लीजिए जी मालिक है और ये कहता है कि साहब मेरे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट है, मैं तो इसका मालिक हूँ, तो फिर इसको सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। हक की बात आएगी, तो हक की बात आए तो सिविल कोर्ट ही में जाना पड़ता है। टाइटल सिद्ध करने के लिए, अपना हक सिद्ध करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, इसको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। तो फिर ये सिविल कोर्ट जा सकता है। भले ही न्यायालय ने इसको आदेश के हटा दिया, इसको जो इसने अवैध कब्जा किया था, न्यायालय को लगा कि इसने अवैध कब्जा किया है, जबरन कब्जा किया है, तो न्यायालय इसको हटा देगा। और इस पे क्या राइट है, ये पे अगर ये अपने दस्तावेज वगैरह दिखाता है, इस पे राइट है कि सिविल न्यायालय जाके बात दाखिल कर सकता है। कौन के खिलाफ, बी के खिलाफ, कि इसलिए हमारे घर पे जबरन कब्जा ये भी किए हैं, हमारे घर में ये रह रहे हैं, जबरन रह रहे हैं, अब हमने इनको हटाया, फिर इन्होंने न्यायालय से इस तरीके का हटवा दिए। तो कुल मिला के जो टाइटल की बात है वो अलग मैटर हो जाता है, तो इनको कहाँ जाना पड़ेगा, सिविल कोर्ट ये जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि न्यायालय ने इसको हटा दिया, न्यायालय ने आदेश जारी कर दिया कि साहब इसको हटाइए, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक अधिकार समाप्त हो जाता है अपनी बात, अपना टाइटल या हक सिद्ध करने से। इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ तो केवल न्यायालय आपको क्या दिला रहा है, केवल कब्जा दिला रहा है। केवल कब्जा भी इसलिए दिला रहा है कि आपने उसे जबरन क्या है, बल प्रयोग वगैरह द्वारा करके क्या किया है, हटाया है, बस इतना ही देख रहा है न्यायालय, ठीक, इससे ज्यादा नहीं देख रहा। अब देखिए सेक्शन 457। सेक्शन 457 कहता है संपत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया। ये जब्ती पे कह रहा है कि भाई पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी जब जब्ती होती है संपत्ति की, तो पुलिस क्या प्रक्रिया अपनाएगी। पहला कहता है जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी संपत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट इस संहिता के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट को की जाती है और जांच या विचारण के दौरान ऐसी संपत्ति दंड न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के व्ययन के या उस पर कब्जा रखने के हकदार व्यक्ति को ऐसी संपत्ति का प्रदान किए जाने के बारे में, या यदि वह ऐसा व्यक्ति अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है तो ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा और पेश किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकता है जो वह ठीक समझे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब पुलिस कोई संपत्ति वगैरह जब्त करती है, स्वाभाविक सी बात है वो न्यायालय को क्या करती है, सूचना करती है, सूचना देती है कि भाई ये फलानी संपत्ति जो है जब्त वगैरह की गई है। तो अब कह रहा है कि अगर ऐसी कोई संपत्ति जो न्यायालय के समक्ष नहीं लाई जाती, देखिए कई संपत्ति होती, छोटी मोटी चीजें हैं आ जाती, लेकिन मान लो कोई बड़ी चीज आई है, बहुत सारी जखीरा पकड़ा हुआ है, तो अब वो न्यायालय में नहीं आ सकता ना, न्यायालय में नहीं ला सकते। तो अगर ऐसी कोई संपत्ति जो न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि वो न्यायालय में पेश नहीं कर सकते, है ना, या मान लीजिए न्यायालय जो है, न्यायालय यहाँ है, उससे पता पड़ा 10-20 किलोमीटर जब्त हुई, वहीं पुलिस वाले क्या करते हैं, सीज कर देते हैं।
तो ऐसी कोई संपत्ति अब वो न्यायालय में पेश नहीं हो सकती। तो इसके बारे में कह रहा है कि भाई न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय या तो जो भी व्यक्ति उसका हकदार है उसको परिधान करने का आदेश कर देगा, जो भी उस संपत्ति का कौन है हकदार, जो भी व्यक्ति उस वैध जो न्यायालय उपयुक्त समझे अन्य, या फिर अन्य कोई आदेश जो न्यायालय देना उसे समझता है वैसा आदेश कर सकता है। अब आप कहोगे कि अन्य जो हकदार है उसका मतलब जिससे जब्त की थी उसको भी सौंप देगा न्यायालय, लेकिन उससे बॉन्ड वगैरह भरवा लिए जाते हैं। मान लो किसी की संपत्ति, आपकी संपत्ति जब्त की पुलिस वालों ने, न्यायालय में ले नहीं जा सकते, और न्यायालय आदेश दे सकता है कि ठीक है आपकी संपत्ति, आप अपनी संपत्ति अपने पास रखो, लेकिन उसमें शर्तें रहती हैं कि भाई न्यायालय के आदेश से आप उसको बेचोगे नहीं, खर्च नहीं करोगे, उसका उपभोग नहीं करोगे, ये सारी कंडीशन लगा करके दे दी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा आगे, दूसरा कहता है यदि ऐसा हकदार व्यक्ति ज्ञात है तो मजिस्ट्रेट वह संपत्ति उसे उन शर्तों पर यदि कोई हो जो ठीक समझे परिदत्त किए जाने का आदेश दे सकता है, और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उस संपत्ति को निरुद्ध कर सकता है और ऐसी दशा में एक घोषणा जारी करेगा जिसमें उस संपत्ति की अंगभूत वस्तुओं का विनिर्देशन हो और जिसमें किसी व्यक्ति से उसके ऊपर दावा है या अपेक्षा की गई है कि वह उसके समक्ष हाजिर हो और उद्घोषणा की तारीख से 6 माह के अंदर अपने दावे को सिद्ध करे। अब ये क्या कह रहा है, दो बातें हैं, या तो ज्ञात है वो या अज्ञात है व्यक्ति जिसकी भी संपत्ति जब्त हुई है। तो अगर ज्ञात है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कोई व्यक्ति ज्ञात है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसको शर्तों के अधीन उसे, अभी बताया ना ज्ञात व्यक्ति है तो उसको शर्तों के अधीन जो है न्यायालय क्या कर सकता है, संपत्ति का परिधान कर सकता है, सौंप सकता है कि भाई आप ज्ञात है जिसकी संपत्ति थी जिससे जब्त की गई उसी पे शर्तें लगा के न्यायालय उसको सौंप देगा। सौंप देगा यही कि भैया इनके किस, ऐसा नहीं सौंपता कि भाई तुम उसके मालिक बन गए, ये सौंपेगा कि रखवाले हो, तुम इसकी रखवाली करो जब तक न्यायालय का कोई आदेश नहीं आ जाता, केवल उसकी देखभाल करना तुम्हारा काम है, उसको खर्च भी नहीं करते, भले ही तुम्हारी संपत्ति है विवादित है ना, तो अपने पास रखिए जब तक न्यायालय उसका निराकरण नहीं कर देता, या आपको बयान वगैरह कुछ भी करना है तो न्यायालय के आदेश के बगैर आप उसका बयान वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इस तरह इन शर्तों के अधीन उसे सौंप सकता है। अब ये कह रहा है अगर कोई अज्ञात व्यक्ति है, मतलब संपत्ति तो जब्त हुई है लेकिन ये नहीं पता किसकी संपत्ति है, तो न्यायालय क्या करेगा, ऐसे में क्या कर सकता है न्यायालय उसको जब्त करने का आदेश दे सकता है, पुलिस के द्वारा जब्त हो जाती है, उसको क्या कर सकता है, या तो जब्त करने का आदेश दे सकता है या एक उद्घोषणा निकाल सकता है। उद्घोषणा, तो उद्घोषणा कितने दिन की होगी, 6 माह, मतलब 6 माह के लिए उद्घोषणा, 6 माह के बाद तो है जब्त हो जाएगी, तो कुल मिला के वो संपत्ति जब्त हो जाती है और न्यायालय उसके बदले एक उद्घोषणा निकाल देता है कि जो भी व्यक्ति इसका हकदार हो वो न्यायालय में आके क्या कर सकता है, दावा कर सकता है, क्या कर सकता है, दावा। और अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर नहीं दावा करता है तो फिर उसको सौंपेगा, वो जो न्यायालय आगे की प्रक्रिया वो करेगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति नहीं आता है तो वो संपत्ति क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी, कितने माह बाद, 6 माह बाद क्या हो जाएगी, जब्त। तो कुल मिला के 6 माह का टाइम है जब कोई व्यक्ति अज्ञात संपत्ति है तो उस पर अपना दावा या हक जो भी है वो साबित कर सकता है आके न्यायालय में। अगर 6 महीने बाद भी नहीं आता तो क्या हो जाएगी, वो संपत्ति जब्त हो जाएगी, उसको जब्त करने का आदेश दे देगा। अब जब्त हो जाती तो कहाँ जाती, जब्त होती तो क्या होता है, बेच दिया जाता है संपत्ति को, अगर बेचने लायक है तो, अगर संपत्ति बेचने लायक है तो न्यायालय द्वारा उसकी नीलामी करा के उसको बेच दिया जाता है। जब बेच जाती संपत्ति तो उसका जो भी पैसा आता है वो राज्य सरकार के खजाने में जमा हो जाता है, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। उस संपत्ति की बोली लगा दी जाती है, उसको बेच दिया जाता है, जो पैसा धन वगैरह आता है तो जो भी बोली में जो खर्चा आया वो काट लिया जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है वो राज्य सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 458। 458 कहता है जहां 6 माह के अंदर कोई दावेदार हाजिर ना हो वहां, अब ये वही बात कह रहा है कि 6 माह के भीतर हाजिर नहीं होता, 6 माह के भीतर, अब कोई आया ही नहीं भाई, 6 माह हो गए अब कोई आया ही नहीं तो क्या करेगा न्यायालय। देखिए इसमें दो क्लॉज हैं, पहला क्लॉज, यदि ऐसी अवधि के अंदर कोई व्यक्ति संपत्ति पर अपना दावा सिद्ध ना करे और वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति पाई गई थी यह दर्शित करने में असमर्थ है कि वह उसके द्वारा वैध रूप से अर्जित की गई थी, तो मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसी संपत्ति राज्य सरकार के वैधाधीन होगी और उस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी और ऐसे विक्रय के आगमों के संबंध में ऐसी रीति से ऐसी कार्रवाई की जा सकेगी जो विहित की जाए। तो अभी मैंने बताया वही क्या कह रहा है, ये वही कह रहा है कि या तो कोई व्यक्ति आता ही नहीं है या जिसका कब्जा था वो ये साबित नहीं कर पाता कि वो उसकी संपत्ति, दोनों ही बातें हैं,
या तो जो व्यक्ति अज्ञात व्यक्ति था उसमें न्यायालय ने उद्घोषणा निकाली थी, तो उसमें कोई व्यक्ति नहीं आता, कोई भी नहीं आता है ना, कोई भी व्यक्ति उस पर अपना हक साबित करने के लिए नहीं आता, या जिस व्यक्ति के कब्जे में ये हकदार व्यक्ति था उसके कब्जे में थी, तो ये अपना हक साबित नहीं कर पाता, हक साबित नहीं कर पाता। दोनों ही बातें हैं। जो संपत्ति आपके पास से जब्त हुई है और उसमें आपको हक साबित करना पड़ेगा ना, तभी तो न्यायालय देगा। फिलहाल भले ही रखने को दे दिए, लेकिन उसमें भी आपको अपना हक साबित करना पड़ेगा कि ये संपत्ति के आप हकदार हो। अगर आप हक साबित नहीं कर पाते या अज्ञात कोई व्यक्ति था उसमें कोई दावेदार नहीं आता 6 माह के भीतर, तो न्यायालय क्या आदेश करेगा, वही आदेश करेगा कि ये संपत्ति जो है राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगी, यानी राज्य सरकार द्वारा जब्त हो जाएगी। राज्य सरकार उसकी विक्रय वगैरह करा सकता है, उसको बेच बाच सकता है। तो जो भी धन वगैरह आता है वो राज्य सरकार के खजाने में जमा हो जाता है। दूसरा कहता है किसी ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी जिसमें मामूली तौर पर मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दुस्थिति के विरुद्ध अपील होती है। इसके मामले में अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में। ये याद रखेंगे, हाई कोर्ट में। ये संपत्ति की जो जब्ती वगैरह है, इससे अगर मान लो न्यायालय ने जब्ती का आदेश दे दिया है किसी भी वजह से तो ऐसे जो मामले में है जो अपील कहाँ होगी, अपील जो है हाई कोर्ट में होगी। जो भी व्यक्ति दुखी है बाद में कि भाई न्यायालय उसकी संपत्ति चली गई, सिद्ध नहीं कर पाया या आया नहीं, बाद में आया, तो कुल मिला के वो कहाँ कर सकता है, इस आदेश की अपील हाई कोर्ट में कर सकता है। अब देखिए 459 लास्ट है इसका, 459 ये विनश्वर प्रकृति, मतलब ऐसी संपत्ति है जो नष्ट होने, एक मिनट, जो नष्ट होने लायक है या शीघ्र जो है नष्ट हो जाती है, उस तरीके की जो संपत्ति है इसमें। देखिए ऐसी संपत्ति हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती हैं, तो उनके बारे में, तो उनके के बारे में तो आप जानते हैं, जब शीघ्र नष्ट होने वाली संपत्ति है तो क्या किया जाएगा, उसका विक्रय वगैरह कर दिया जाता है। और मान लो बाद में कोई व्यक्ति आता है कि भाई वो उसका हकदार था, तो पैसा वगैरह उसको दे दिया जाता है। इसमें ये कहता है यदि ऐसी कोई संपत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है, वह संपत्ति शीघ्रता और प्रत्यक्षशील है, अथवा यदि उस मजिस्ट्रेट की जिससे उसके अभिकरण की रिपोर्ट की गई है यह राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा, तो संपत्ति का मूल्य 500 रुपए से कम है, तो मजिस्ट्रेट किसी समय भी उसके विक्रय का आदेश दे सकता है। और ऐसे विक्रय की शुद्ध आगम तो धारा 457 458 के उपबंधों यथासाध्य निकटतम रूप से लागू हो। ये थोड़ा याद रखना, कैसी संपत्ति है, 500 रुपए से कम मूल्य की, कम मूल्य की। अगर कोई संपत्ति जो है 500 रुपए से कम मूल्य की है और अगर वो शीघ्रता समाप्त होने वाली संपत्ति है, तो उस संपत्ति को बेचने का आदेश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि इसके बेचने से मालिक को फायदा होगा, जो भी इसका हकदार होगा उसके फायदे के लिए है और उसका मूल्य कितना है, 500 से कम है, तो न्यायालय उसको बेचने का आदेश दे सकता है। तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है कितने तक की संपत्ति को बिचवा सकता है, 500 रुपए से कम, 500 से अधिक होगी तो नहीं बिकवा पाएगा। तो मजिस्ट्रेट 500 से कम है उसका मूल्य अगर संपत्ति का, तो उसको बेचने का आदेश दे सकता है। और वो भी कैसी संपत्ति, जो समाप्त होने वाली है, शीघ्र समाप्त होने वाली है। अब जो 500 से अधिक, 500 से कम मूल्य की है, मान लो बेच दी, अब बाद में आता है कोई व्यक्ति, उसका हकदार व्यक्ति आता है, तो क्या होगा, तो फिर जो भी विक्रय से जो भी आगम वगैरह प्राप्त हुए, तो जो खर्चे होते हैं बेचने के वो तो काट लिए जाते हैं, बाकी जो पैसा बचता है उसके स्वामी को लौटा दिया जाता है। अब अगर मान लो न्यायालय संपत्ति को नहीं बेचता और तो क्या होता, तो संपत्ति भी चली जाती और उसको पैसा भी नहीं मिलता। इसीलिए उसके स्वामी के फायदे के लिए क्या कर सकता है न्यायालय, उस संपत्ति को बेच सकता है, ताकि जब भी वो बाद में आएगा तो उसकी, अब संपत्ति तो वैसे ही समाप्त होती, तो समाप्त होती तो उससे बदले में उसको क्या मिल जाएगा, उसका पैसा मिल जाएगा। तो न्यायालय अगर उसकी भलाई के लिए उसको क्या कर सकता है, बेच भी सकता है। ये आपका था अध्याय 34। इसके बाद देखिए, अभी टाइम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो धारा 436 जो है आपका 34 में, ये थोड़ा सा 35 अध्याय में अनियमित कार्रवाइयां हैं। इसमें 2 सेक्शन दिए हैं, 460 वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती हैं, और 461 वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं। ये दोनों के दोनों सेक्शन याद करना आपको, है ना, दोनों में से एक याद कर लेना तो दोनों क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, इसमें से कार्रवाई पूछे जाएंगे।
अनियमितता मतलब न्यायालय के द्वारा गलतियां हैं ये, कि न्यायालय अपन नॉर्मली काम करते गलती हो जाती है ना, हर इंसान से गलती होती है। अब काम कर रहे थे गलती हो गई, गलत आदेश पारित कर दिया, तो अब वो उसकी बात कह रहा है कि अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई होती तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो 460 कह रहा है वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती, मतलब ऐसी गलतियां जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यायालय ने भले ही गलत आदेश दे दिया हो लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे जो मामला दूषित नहीं माना जाएगा। तो ये कहाँ दिया गया है, सेक्शन 460 में ये कहता है वे कार्रवाई वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती, क्या नहीं करती, दूषित नहीं करती। ठीक है, और जबकि 461 में वे कार्रवाइयां हैं जो कार्रवाई को दूषित कर देती हैं। ठीक है, दोनों में अंतर ये है, 460 वे हैं जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती हैं, और जबकि 461 है आपका, वे कार्रवाई हैं जो कार्रवाई को दूषित कर देती हैं। मतलब अगर न्यायालय ने उनमें से कोई काम कर दिया तो कार्रवाई को दूषित माना जाएगा, जबकि 460 में क्या है, वे कार्रवाई जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती। देखिए इसमें लिखा है, यदि कोई मजिस्ट्रेट जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है, ये क्या कह रहा है, सशक्त नहीं है, सशक्त नहीं है मतलब उसे पावर नहीं है, सशक्त नहीं है, गलती से या सद्भावना पूर्वक उस बात को करता है तो उसकी कार्रवाई को केवल इस आधार पर कि वह ऐसा ऐसा सशक्त नहीं था अपास्त नहीं किया जा सकता। मतलब ये कह रहा है कि ये वो कार्रवाइयां हैं जहां न्यायालय को कोई अधिकारता नहीं थी, जो मजिस्ट्रेट था उसको कोई अधिकारता नहीं थी और उसने कोई आदेश पारित कर दिया, मतलब अपनी अधिकारता क्षेत्र से बाहर जाके कोई आदेश अगर उसने पारित कर दिया तो केवल आप इस आधार पर इस जो आदेश न्यायालय ने पारित किया है उसको अपास्त या कह लीजिए कैंसिल नहीं करा सकते कि न्यायालय को अधिकारता नहीं थी, मतलब वो वैध माना जाएगा। भले ही न्यायालय को अधिकारता नहीं थी, मजिस्ट्रेट को अधिकारता नहीं थी और उसने कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया, तो केवल इस आधार पर कि मजिस्ट्रेट को अधिकारता नहीं है आप उस आदेश को कैंसिल नहीं करा सकते, है ना। न्यायालय ने उसके खिलाफ आवेदन नहीं लगा सकते कि इनके जो आदेश को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए या कैंसिल किया जाए। तो अब वो कौन कौन सी हैं ये देखिए, इसमें लगभग आपकी ए से लेके आपकी कहां तक है, आई तक है। तो देखिए इसको याद करना पड़ेगा, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। देखिए ये कहता है धारा 94 के अधीन तलाशी वारंट जारी करना, ये कह रहा है 94 के अधीन क्या करना, तलाशी वारंट जारी करना। अब मान लो कोई वारंट जारी करना, ये आपको याद करना है पूरे के पूरे। क्या कह रहा है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसको अधिकारता नहीं थी तलाशी वारंट जारी करने की और उसने तलाशी वारंट जारी कर दिया, तो केवल आप ये नहीं कह सकते कि इन मजिस्ट्रेट साहब को तो अधिकारता ही नहीं थी वारंट जारी करने की, तलाशी वारंट सर्च वारंट जारी करने की, और इन्होंने सर्च वारंट जो है जारी कर दिया तो इसकी कार्रवाई दूषित हो जाती है, तो कार्रवाई दूषित नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये याद करना है आपको, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और इसमें से आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सी कार्रवाई है जो कार्रवाई को दूषित करती है या नहीं करती है। दोनों तरीके से पूछे जाते हैं, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी कार्रवाई है जो मामले को दूषित नहीं करती, या इनमें से कौन सी कार्रवाई है जो मामले को दूषित करती है। ठीक है, तो इसके लिख देंगे 3, एक उसका लिख देंगे। तो इस तरीके से पूछे जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए इनको याद करना पड़ेगा। अब दोनों में से एक इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको पता है कि ये कार्रवाइयां दूषित नहीं करती, इसके अलावा जो भी होगा वो दूषित करता होगा, है ना। अगर एक सेक्शन याद कर लोगे, जी मान लो 460 के अगर आपने याद कर लिए तो इसमें जो कार्रवाई आ रही वो तो दूषित नहीं करती, इसके अलावा जो आएंगी वो दूषित करती हैं, तो आपको क्वेश्चन पकड़ने में आसानी होगी, आराम से पकड़ लोगे, है ना। तो दोनों में से कोई भी याद कर लो या दोनों याद कर लो। अब देखिए अगला कहता है किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश देना। ये क्या कह रहा है, सेक्शन 155 के अधीन क्या करना, पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश करना। धारा किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश देना, 155 के अधीन आदेश देना। मतलब ऐसा है कि पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है उसको आदेश देने की भी जो है अधिकारता नहीं। कौन से मामले, 155 नॉन कॉन्जिबल जो मामले हैं, 154 में एफआईआर होती है और ये एनसीआर होती है। तो एनसीआर वाले जो मामले हैं उनमें जो मजिस्ट्रेट ने जो कैसा आदेश दिया है उसमें इन्वेस्टिगेशन का के अधीन आदेश दिया पुलिस को कि भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन करो, इसमें अन्वेषण करिए।
और जबकि मजिस्ट्रेट को ऐसा आदेश देने की अधिकारिता थी नहीं, तो भी वो जो कार्रवाई है वो दूषित नहीं मानी जाएगी, मतलब कार्रवाई सही मानी जाएगी। ठीक है, मतलब उस पर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, भले ही वो न्यायालय का मजिस्ट्रेट का आदेश था, गलत था, लेकिन फिर भी उस पर आप ऑब्जेक्शन उंगली नहीं उठा सकते। ठीक, अब देखिए धारा 176 के अधीन मृत्यु समीक्षा करना, ये भी याद रखें, सेक्शन 176 के अधीन क्या करना, मृत्यु समीक्षा, मतलब मृत्यु समीक्षा करने के लिए भी सक्षम नहीं थे मजिस्ट्रेट साहब और जाके मृत्यु समीक्षा करे आए, तो ऐसे में भी जो कार्रवाई है वो दूषित नहीं होती। ठीक है, चौथा क्या कहता है, देखिए चौथा कहता है अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कि उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है पकड़ने के लिए धारा 187 के अधीन आदेशिका जारी करना। ये कहता है सेक्शन सेक्शन तो लिख लिया है 187 187 के अधीन आदेशिका जारी करना, मतलब पकड़ने के लिए, किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो धारा 187 के अधीन उसको पकड़ने के लिए आदेशिका जारी करना। तो इससे भी जो है आदेश जो न्यायालय ने दिया है, मजिस्ट्रेट ने जो आदेश दिया है वो दूषित नहीं होता। पांचवा कहता है धारा 190, जी थोड़ा याद रखना, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना, इसको याद रखना, वहां भी 190 आएगी, है ना, वहां और यहाँ में क्या अंतर है, इसको थोड़ा ध्यान से रखेंगे याद। 190 की उपधारा 1 के खंड का और खा के अधीन संज्ञान करना, क्या कह रहा है, सेक्शन 190 की कौन सी धारा है, उपधारा 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 1 के खंड, ये याद रखना है, के खंड, ठीक है, खंड कौन सा है, का और खा, यानी ए और बी, ये दो याद रखना है। ए और बी के अधीन क्या करना, के अधीन संज्ञान करना, मामले का संज्ञान कर लेता है, संज्ञान करना, तो इस मामले में जो है कार्रवाई दूषित नहीं होती। अब इसको इसी तरीके, अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा 190 एक की सी, अगर यहाँ सी कर दें तो कार्रवाई दूषित हो जाएगी, क्योंकि ये अपन 161 में पढ़ेंगे, 461 में पढ़ेंगे, तो 190 एक सी अगर आ जाता है तो कार्रवाई दूषित है, और 190 की का पहला जो उपधारा 1 है उसका ए और बी आता है तो कार्रवाई दूषित नहीं है। इसको इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा याद रखेंगे, जब सी क्लॉज आ जाएगा 161 में दिया है तो 190 एक के सी के अधीन अगर कार्रवाई आदेश दिया है, उसने संज्ञान कर लिया है अगर, तो कार्रवाई दूषित हो जाएगी, अगर ए और बी के अधीन किया तो कार्रवाई दूषित नहीं होगी, तो इसको याद रखेंगे। किसी को पूछते हैं वो, उनको पता है कि बच्चे इसमें गलती करते हैं ना, तो इसको याद रखना है। अब देखिए, मतलब संज्ञान कर लेता है अगर 190 के धारा 190 में संज्ञान ही है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो 190 की उपधारा 1 के ए और बी जो क्लॉज है उनके अधीन अगर वो संज्ञान कर लेता है तो कोई बात नहीं मानी जाएगी। अब कहता है 192 की उपधारा 2 के अधीन हवाले करना, पांचवा था, छठवा क्या कहता है, 192 के अधीन क्या करता है, मामले को हवाले करना, 192 2 है, 192 की उपधारा 2 के अधीन मामले को हवाले करना, मतलब मामला ट्रांसफर करने के लिए हकदार नहीं, फिर भी कर देता है, हवाले कर देता है, तो इस तरीके से भी जो है कार्रवाई जो है दूषित नहीं मानी जाती। देखिए सातवां क्या कहता है, धारा 306 के अधीन क्षमादान करना, सेक्शन 306 के अधीन क्या करता है, क्षमादान करता है, किसी को माफ कर देता है, तो भी कार्रवाई क्या है, दूषित नहीं मानी जाती है। आगे कहता है धारा 410 के अधीन मामले को वापस मंगाना और उसका स्वयं विचार करना, ये कह रहा है सेक्शन 410 के अधीन मामले को वापस मंगाता है, वापस मंगाना और स्वयं विचारण करना, उसका स्वयं विचारण कर लेता है ना, तो भी कार्रवाई दूषित नहीं होती है ना। अगला क्या कहता है, 458 या 459 के अधीन संपत्ति का विक्रय कर देता है, सेक्शन 458 और सेक्शन 459, ये अपन ने जो भी पढ़ा है, 458 459 के अधीन संपत्ति का क्या कर देता है, विक्रय कर देता है,
संपत्ति को बेच देता है, जबकि उसको राइट नहीं था फिर भी बेच देता है। तो इन सारी जो कार्रवाई है, इनसे जो कार्रवाई मजिस्ट्रेट करता है, भगाई गलती में करता है, उसको अधिकारता नहीं, कोई पावर नहीं है, और फिर ऐसा अगर आदेश दे देता है, कुल मिला के 9 प्रकार के हैं, तो इनमें से 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार का अगर वो आदेश पारित कर देता है तो कार्रवाइयां जो है दूषित नहीं मानी जाती है। इसके बाद जो है आपका वो कार्रवाइयां हैं जो दूषित मानी जाएंगी। अगर मजिस्ट्रेट ने वो आदेश दिया है तो वो कार्रवाइयां जो है आपकी दूषित मानी जाएंगी। ये कल देखेंगे, इसीलिए देख रहे हैं कि अभी थोड़ा इसको पढ़ना घर पर, थोड़ा इसको याद करना है ना, दोनों पढ़ेंगे तो मिक्स हो जाएंगी दोनों, वो धारा इसमें मिक्स हो जाएगी, वो इसमें मिक्स हो जाएगी। तो अभी ये जो 9 प्रकार के जो है आपने पढ़े हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन बनता है। अभी ये 9 होंगे, फिर उसके मिल जाएंगे, उसमें थोड़े ज्यादा है तो वो थोड़े मिक्सअप हो जाएंगे, इसीलिए तो इसको पहले याद कर लेना कौन कौन सी सर्च वारंट, ये सेक्शन याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 94 सेक्शन के तहत तलाशी वारंट जारी करना, 100 सेक्शन याद होगा तो वैसे भी याद हो जाएगा, सेक्शन याद होना चाहिए। 94 में तो आप जानते हैं तलाशी है, 155 में एनसीआर है, ये मृत्यु समीक्षा 176 में, 187 में जो है बाप पकड़ने के आदेश वगैरह, 190 है, 192 है ना, इस तरीके से 306 क्षमादान, 300 410 है, फिर 458, 459 जो अभी अपने पढ़े इससे पहले, वो वाले विक्रय के जो है आदेश दे देता है। तो इनमें जो है कोई कार्रवाई दूषित नहीं होती, क्योंकि इससे कोई दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ आदेश, अब मान लीजिए न्यायालय ने जो है तलाशी का किसी के खिलाफ आदेश दे दिया, तो उससे कोई दूसरे व्यक्ति को कोई ऐसी कोई ज्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कि कोई मजिस्ट्रेट को अधिकारता नहीं थी, उसने सर्चिंग का आदेश दिया, सर्च से तो और भी ज्यादा ये समझ लीजिए कोई तथ्य सामने ही आएगा, तो उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब किसी के धारा 155 के अधीन अगर मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दिया, तो भले ही मजिस्ट्रेट को आदेश नहीं था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कराने से किसी दूसरे व्यक्ति पे कोई उचित अनुचित प्रभाव नहीं पड़ता, हो सकता है कोई एविडेंस आ जाए, इसीलिए इसको दूषित नहीं माना जाता। अब किसी व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा कर लेता है, मृत्यु समीक्षा मतलब उसकी की मृत्यु की क्यों हुई, कैसे हुई, भले ही उसको अधिकारता नहीं थी, अब मजिस्ट्रेट को अधिकारता नहीं थी, उसने कर लिया, तो उससे किसी दूसरी पार्टी को कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। मजिस्ट्रेट ने समीक्षा की, वो बात अलग है कि वो अधिकारता नहीं रखता था, लेकिन कर लिया तो कोई तथ्य ही सामने आएगा ना, इसीलिए इसको भी गलत नहीं माना जाता है। अगर मान लो किसी व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दे देता, तो इससे भी किसी को क्या गलत, किसी अन्य पार्टी पे गलत प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरीके का मामला मान लो ट्रांसफर करने के लिए भी सक्षम नहीं था, या संज्ञान लेने के लिए सक्षम नहीं था, और ले लेता है क्योंकि छोटे मैटर है ना, ले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, इससे किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर किसी व्यक्ति को क्षमादान कर देता है तो किसी दूसरे पे कोई इसका गलत प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरीके के जो है जो मैटर होते हैं, क्योंकि ज्यादा कोई इफेक्टिव नहीं होता, किसी को दूसरों पे प्रभाव नहीं पड़ता ज्यादा, इसीलिए जो कार्रवाइयां जो है दूषित नहीं मानी जाती। लेकिन 461 है उसके अधीन जो कार्रवाइयां की जाएंगी वो दूषित मानी जाएंगी, क्योंकि उससे दूसरों पर गलत प्रभाव पड़ता है, न्याय थोड़ा सा उसमें एक तरीके से गलत हो जाता है, तो उसके आधार पर जो है कार्रवाई दूषित मानी जाती है। कार्रवाई क्या है, वैध नहीं मानी जाती, कार्रवाई क्या मानी जाती है, दूषित हो जाती है कार्रवाई। तो वो 461 में लिखा है कि किन किन आधारों पर जो है कार्रवाई दूषित हो जाती है। ये कल देखेंगे अपन 461, और ये कल और परसों, परसों खत्म हो जाएगा, 37 इसमें चैप्टर है, बस कल ही हो सकता है, कल भी हो जाए, कल भी हो सकता है, या कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगा, कल भी हो सकता है, कल या परसों, कल ही हो जाएगा वैसे, कल ये आपका समाप्त हो जाएगा लगभग, कल इसको समाप्त कर लेंगे, फिर उसके बाद एविडेंस देखेंगे, या फिर जो आपका रह गया वो कर लेंगे पहले, उसके बाद फिर एविडेंस शुरू कर देंगे। जितना रह गया था आगे से जो छूटा था आपका उतना थोड़ा जल्दी जल्दी में मैं बता दूंगा, उसके बाद फिर एविडेंस शुरू कर लेंगे, या फिर एविडेंस शुरू कर लेंगे, जैसा भी करेंगे कल बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए।